डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंतरा भाग 2 का पार्ट 4 संवदिया पढ़ने जा रहे हैं। संवदिया का सार मैं आज आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम संवदिया पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो आंचलिक कथाकार, कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं और उनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका अपनी निभाई थी। वो प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे और उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, संस्कृति, संवेदना, संघर्ष की एक जो तस्वीर है वो दिखाई देती है और आंचलिक जीवन को बड़ी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करने में फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो बड़े अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनका बड़ा अद्वितीय स्थान है। तो साहित्यिक परिचय में बच्चों हम लिखेंगे कि ये एक प्रख्यात आंचलिक कहानीकार हैं और इनको जो है आंचलिक कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में बहुत ही जो है प्रसिद्धि मिली है, सफलता मिली है और इन्होंने ग्रामीण जीवन की संस्कृति का अपने उपन्यासों में बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। और रेणु जी जो है, उनको शॉर्ट में रेणु जी कहते हैं। रेणु जी ने ग्रामीण प्रदेश की बुराइयों में अच्छाई ढूंढने का हमेशा प्रयास किया है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने जनता की बेबसी को, पीड़ा को स्वयं भोगा है और तब उनका वर्णन जो है वो अपनी रचनाओं में किया है। उनकी रचनाओं को पढ़ने से ऐसा आभास होता है कि ये पीड़ा जो है जिंदगी की उन्होंने पहले स्वयं भोगी है, तभी वो इसे अपनी रचनाओं में उतार पाए हैं। तो हम देखते हैं कि रेणु जी की जो भाषा शैली है वो आंचलिक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है अपनी रचनाओं में और लोक जीवन के साथ जो है इनकी भाषा जुड़ी हुई है। लोक जीवन के शब्दों का इनकी भाषा में, इनकी रचनाओं में प्रयोग मिलता है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करने से ये पाठक के मन को अंदर तक स्पर्श कर जाती है, छू जाती है और ग्रामीण वातावरण का बहुत खूबसूरती से इन्होंने चित्रण किया है। मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग जो है रेणु की रचनाओं में विशेष रूप से जो है इनको देखने में मिलता है, देखने में आता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों वो हैं उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, मैला आंचल, परती परी कथा। तो ये इनके बड़े फेमस जो है नॉवल हैं और कहानी संग्रह है इनके ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम। और तीसरी कसम पर जो है वो फिल्म भी बन चुकी है। रेणु की प्रसिद्ध कहानियां जो हैं वो हैं लाल पान की बेगम, पंचलाइट, जुलूस। ये बहुत फेमस इनकी कहानियां हैं, कभी आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो हिंदी साहित्य में बहुत ही अभूतपूर्व स्थान है फणीश्वर नाथ रेणु का और कहानी, निबंध, संस्मरण, रिपोर्ट, उपन्यास सब कुछ इन्होंने लिखा है। इनकी रचनाएं जो हैं वो समाज की सच्चाइयों को प्रस्तुत करती हैं और जनता की पीड़ा को, बेबसी को, मानवीय संवेदनाओं को बड़ी कोमलता से इन्होंने पेश किया है अपनी रचनाओं में। ग्रामीण समाज को एक नई पहचान दी है और इन्हीं रचनाओं के कारण फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य में हमेशा याद किया जाएगा। तो उनके द्वारा रचित हम एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही भावनाओं से परिपूर्ण कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संवदिया। आज इसका सार जो है मैं आपको समझाऊंगी। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं जिनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना और अब इन्होंने जो रचना हमारे पाठ्यक्रम के लिए लिखी है संवदिया। संवदिया का मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश ले जाने वाला। हमारी इस कहानी में जो है दो मुख्य पात्र हैं संवदिया जिसका नाम है हरगोबिंद और बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया। बड़ी बहुरिया का नाम नहीं दिया, केवल उसको बड़ी बहुरिया के नाम से जाना गया है। तो आज हम सार पढ़ते हैं संवदिया का। तो इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु ने मानवीय संवेदनाओं को बड़े सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया है और बड़ी बहू के माध्यम से असहाय और सहनशील नारी के मन की कोमल भावनाओं, उसके दुख, पीड़ा और करुणा को इस प्रकार से प्रकट किया गया है इस कहानी में कि वो पाठक के मन को छू जाती है।
हरगोविंद संवदिया के द्वारा बड़ी बहू के दुख, उसके भीतर की वेदना को लेखक ने पूरी सहानुभूति के साथ प्रस्तुत किया है। और इस कहानी में हम देखेंगे कि बड़ी बहुरिया का जो दुख है वो तो बाहर आता ही है, इसके साथ साथ बंटवारे की समस्या को भी उठाया है लेखक ने, और ये बताया है हमें कि किस तरह से जो है लोग, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जब शहरों में जाकर बसने लग जाते हैं तो छुट्टियां बिताने के लिए जब वो गांव में आकर रहते हैं तो फसल के टाइम पर आते हैं और अपना अपना शेयर लेकर, अपनी फसल का भाग लेकर वो फिर वापस शहर में चले जाते हैं। और जो है गांव में रह रहे लोगों की भावनाओं का उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, वे उस दुख को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते और वहां से फसल जो है वो लूट खसोट कर वापस शहर में जाकर बस जाते हैं। तो बंटवारे के कारण जो मानवीय संबंध समाप्त होते जा रहे हैं, इस समस्या को भी लेखक ने इस कहानी के माध्यम से उठाया है। तो हम देखते हैं ये कहानी, छोटी कहानी संवदिया। तो संवदिया जो है गांव में हरगोविंद नाम का एक संदेश वाहक है जो सभी के संदेश को ले जाने का काम करता है। लेकिन जब से गांव में डाकघर की व्यवस्था हुई है तब से किसी को भी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, हरगोविंद को कोई नहीं बुलाता। ऐसे में बड़ी हवेली से हरगोविंद के लिए बुलावा आता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि जब घर घर में अब तो डाक की व्यवस्था है, घर बैठे ही लोग लंका तक से भी संवाद मंगा सकते हैं, तब उसकी बुलाहट क्यों हुई। फिर वो अनुमान लगाने लगता है कि जरूर कोई गुप्त समाचार लेकर जाना पड़ेगा, तभी बड़ी बहुरिया ने बड़ी हवेली से उसे बुलाया है। तो जब वो बड़ी हवेली में पहुंचता है तो बड़ी बहुरिया जो है वो गांव की उसे पीढ़ी देकर उस पर बैठने का संकेत करती है। वहां बैठे बैठे जो है हरगोविंद बड़ी हवेली के अतीत में खो जाता है कि बड़ी हवेली कभी बहुत नाम की हवेली थी, बहुत समृद्धशाली थी, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों, मजदूरों आदि की भीड़ लगी रहती थी। किंतु आज ये हवेली जो है ठीक इसके विपरीत थी। आज उसने देखा कि बड़ी बहुरिया को स्वयं अपने हाथों से अनाज फटकना पड़ रहा है। कभी ऐसा समय भी था कि जब बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर गांव की जो नाइन थी वो अपने परिवार का पेट पालती थी। लेकिन जब से बड़े भाई की मृत्यु हुई, 4 भाइयों में से जब बड़े बेटे की मृत्यु हुई, उसके बाद छोटे तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया और बंटवारे में उन्होंने किसी भी मानवीय संबंध का ख्याल नहीं रखा और जो है हर वस्तु को 3 भागों में बांट लिया और गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए। उसके बाद बड़ी बहुरिया जो थी वो हवेली में अकेली रह गई। अब हवेली में जो था कोई कमाने वाला नहीं था। बथुए के साग जैसी सामान्य वस्तु उनके पेट भरने का एकमात्र साधन रह गया था। तो इस तरह हवेली की आर्थिक स्थिति जो थी वो इतनी खराब हो गई थी कि अब बड़ी बहुरिया को कोई उधार तक भी नहीं देता था। तो जिस समय हरगोविंद हवेली में पहुंचा उस समय गांव की एक बूढ़ी मोदियाइन काकी जो है वो बड़ी बहुरिया से अपने उधार के पैसे वसूलने के लिए बैठी हुई थी और बड़ी बहुरिया को तरह तरह की कड़वी बातें सुना रही थी। लेकिन बड़ी बहुरिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो हरगोविंद समझ गया था कि जब तक ये मोदियाइन काकी यहाँ से नहीं जाएगी तब तक बड़ी बहुरिया अपने मन की बात उससे नहीं कहेगी। तो हरगोविंद ने उसे काबुली कायदा के नाम से जो है पुकारा और कई बातें सुनाई। तो ये काबुली कायदे के नाम से मोदियाइन काकी बहुत चिढ़ती थी। तो तब वह उसे अलग अलग गालियां देती हुई वहां से चली जाती है। तो जब मोदियाइन काकी वहां से जाती है तब बड़ी बहुरिया अपना संदेश हरगोविंद के सामने रखती है। कहती है कि ये संदेश तुम्हें माँ के पास लेके जाना है, मायके में लेके जाना है और माँ से कह देना कि वो भाई भाभीियों की नौकरी करके अपना पेट पाल लेगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी, लेकिन अब वह यहाँ नहीं रहेगी। और यदि माँ उसे यहाँ से नहीं लेकर गई तो किसी दिन वो गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब जाएगी, मतलब जो है तालाब में कूदकर अपनी जान दे देगी। बथुआ साग खाकर वो कब तक जीवन जिए, इस तरह का जीवन वो कब तक बिताए कि देवर देवरानी भी जो है फसल के समय शहर से 10-15 दिन के लिए आते हैं और कर्ज की ढेरी लगाकर चले जाते हैं और जाते समय 2-2 मन चावल चिवड़ा भी लेकर चले जाते हैं। चिवड़ा बच्चों,
चावल को कूटकर बनाया गया जो है वो पोहा जिसे आप कहते हैं, तो उसे चिवड़ा, बिहार में जो है इस डिश को बहुत पसंद किया जाता है। तो चावल चिवड़ा भी लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर आम की फसल जब आती है तब दोबारा हाजिर हो जाते हैं और कच्चे पक्के आम तोड़कर बोरियों में बंद करके ले जाते हैं। तो ऐसा कहते हुए, संदेश देते हुए बड़ी बहुरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हरगोविंद जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। बड़ी बहुरिया राह खर्च के लिए उसे अपनी आंचल में से मैला 5 रुपए का नोट निकाल कर देना चाहती है, परंतु हरगोविंद 5 रुपए लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो स्वयं ही राह खर्च जुटा लेगा, इंतजाम कर लेगा। तो हरगोविंद के मन में बार बार बड़ी बहुरिया के संवाद जो हैं वो घूमने लगते हैं और वो बड़े दुखी मन से थाना बिहपुर के लिए निकल पड़ता है। जहाँ बड़ी बहुरिया रहती थी उस गांव का नाम था जलालगढ़। जलालगढ़ से कटिहार जंक्शन जाना पड़ता था और कटिहार जंक्शन से थाना बिहपुर जो बड़ी बहुरिया का मायका था। तो कटिहार जंक्शन से जो है ट्रेन बदलनी पड़ती थी थाना बिहपुर के लिए। वह अपने पास रखे हुए पैसों से थाना बिहपुर के लिए टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठ जाता है और बड़ी बहुरिया के संवादों को ज्यों का त्यों याद रखने की कोशिश करने लगता है। बार बार उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया का करुणापूर्ण चेहरा घूमने लगता है। अब कटिहार जंक्शन वो पहुंच गया। उसने बिहपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी और उसे गाड़ी पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। स्टेशन पर पहुंचकर उसे लगा सचमुच अब स्वराज हो गया है। पहले जब वो स्टेशन पर आता था तो कई बार उसकी गाड़ी छूट जाती थी, क्योंकि जो है कोई बताने वाला नहीं होता था कि बिहपुर जाने वाली, आगे के गांव में जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर लगेगी। लेकिन अब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से स्टेशन पर लगे हुए लाउड स्पीकर से लगातार घोषणा हो रही थी कि कौन से प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी मिलेगी। तो पहले कई बार उसकी गाड़ी छूट गई थी, लेकिन अब अनाउंसमेंट के द्वारा वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी में थाना बिहपुर जाने के लिए बैठ गया। तो अब जब थाना बिहपुर जाने वाली गाड़ी में वो बैठा तो फिर बार बार बड़ी बहुरिया उसके सामने आकर बैठ गई और ऐसा लगा कि जैसे वो करुणापूर्ण चेहरा उसकी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। इस जो है संवाद से बचने के लिए उसने पास बैठे एक यात्री से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी बातचीत से ऐसा लगा कि वो दूसरा यात्री जो है वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है और वो उससे बात करने का इच्छुक नहीं है। इसलिए वो फिर चुपचाप हो गया और फिर बड़ी बहुरिया के संवादों को याद करने लगा। तो संवदिया का काम होता है कि जिस लय और जिस सुर में उसे संवाद सुनाया गया है उसी लय और सुर में जाकर वो संवाद सुनाए। जलालगढ़ गांव की कोई बहू बेटी ऐसी नहीं थी जिसका संवाद जो है हरगोविंद ने अब तक ना पहुंचाया हो, लेकिन गांव के लोग उसे निठल्ला और कामचोर समझते थे। वो समझते थे कि ये औरतों का गुलाम है। औरतों की मीठी बोली सुनते ही जो नशे में आ जाए भला उसे भी कोई मर्द कहेंगे। लेकिन कहना यही है कि संवदिया का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी जो है वो भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को जिस कार्य के लिए धरती पर भेजा है उसे वो भूमिका इस धरती पर निभानी होती है। तो हरगोविंद जो है वो सबके संवाद पहुंचाने का कार्य ही किया करता है। अब बिहपुर में वो जो है गाड़ी से उतर जाता है, गांव की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन बड़ी बहुरिया के मायके की तरफ जाते हुए उसके पैर उठ ही नहीं रहे थे। बार बार बड़ी बहुरिया के बारे में ही सोचता रहा कि वो गांव की लक्ष्मी है। यदि वो गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या बचेगा। वह बड़ी बहुरिया की माँ से क्या कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। और उसे यही चिंता सताए जा रही थी कि किस मुंह से वो बड़ी बहू का संदेश उसके मायके में जाकर सुनाएगा। जैसे ही हरगोविंद बड़ी बहुरिया के मायके में गांव में पहुंचा तो वहां जो है चर्चा होने लगी कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने किसका जरूरी संदेश लाया होगा। तो गांव पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहू के भाई से मिलता है और जो है बड़ी बहुरिया का भाई अपनी दीदी की कुशल क्षेम उससे पूछता है। तो हरगोविंद को फिर घर के आंगन में भीतर बुलाया जाता है। बड़ी बहू की माँ उससे पूछती है कि बबुआ क्या समाचार लाए हो, क्या मेरी बेटी का कोई समाचार है।
तो उसका दिल जो है वो जोर से धड़कने लगा। बड़ी बहू का संवाद और उनके आंसू सब उसे याद आ जाते हैं, लेकिन वो संवाद कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाता और वो बहाना बना देता है कि वो तो ऐसे ही इस गांव से गुजर रहा था, इसीलिए आपसे मिलने के लिए चला आया। उसने कहा कि वो कल पास के सिरसिया गांव में आया था, तो सोचा कि आप लोगों के दर्शन करता चलूं, तो वैसे कोई संवाद नहीं है। तो माँ जब अपनी बेटी का हालचाल पूछती है तो हरगोविंद बड़ी बहू के वेदना भरे संदेश और उसकी दयनीय दशा का वर्णन उसकी माँ से नहीं कर पाता और झूठ बोल देता है कि बड़ी बहू ने कहा है कि जब वो दशहरे की छुट्टियों में गंगा जी के मेले में यहाँ आएगी तो आपसे मिलने का जो है वो अवश्य ही आपसे मिलेगी। तो बूढ़ी माँ अपनी बेटी का जब कोई संदेश नहीं पाती तो बहुत दुखी हो जाती है और हरगोविंद से कहने लगती है कि अब उसे यहीं आकर रहना चाहिए। जलालगढ़ में अब उसके लिए बचा ही क्या है। जायदाद भी चली गई और उसके देवर अब शहर में रहने लगे हैं, अब उसकी कोई खोज खबर भी नहीं लेता। इस पर फिर हरगोविंद जो है पुनः झूठ बोलते हुए उसे सांत्वना दे देता है कि देवर लोग जो हैं बार बार बड़ी बहुरिया को ले जाने की जिद करते हैं और लेकिन वो ही वहाँ से नहीं जाती है। बड़ी बहुरिया खूब अच्छे से गांव में बड़ी हवेली में रहती है और उसने ये बताया ही नहीं कि वो वहाँ पर बथुआ साग खाकर बड़ी दयनीय दशा में अपना जीवन बिता रही है। तो अब बूढ़ी माँ, जो बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माँ थी, तो अपने हाथों से हरगोविंद को भोजन देती है। तो बड़ा सत्कार किया जाता है हरगोविंद का। उसकी थाली में 3 तरह की सब्जियां थीं, जो है अचार, पापड़ और रोटी चावल सब कुछ उसके सामने परोसा गया था, लेकिन उस थाली में से वो एक निवाला भी नहीं खा सका। जैसे ही वो भोजन करने बैठता है तुरंत बड़ी बहुरिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लग जाता है कि बथुआ साग खाकर कब तक जीवन जीऊं। तो भोजन कर ही नहीं पाता और रात के भोजन के समय भी उसकी वही स्थिति होती है। बार बार उसे बड़ी बहुरिया के संवाद याद आने लगते हैं। तो हरगोविंद को रात को नींद ही नहीं आ रही थी। सोचने लगता है कि वो क्या करने आया था। आज तक उसके जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आया था कि वो किसी का संवाद लेकर आया हो और उसने उसको सुनाया ना हो, लेकिन आज जीवन में पहली बार ये मौका था कि बड़ी बहुरिया के संवाद को वो उसकी माँ से सुना ही नहीं पा रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि उसने झूठ क्यों बोला। वो फैसला करता है कि सुबह उठकर वो सही जो बड़ी बहुरिया ने उससे कहा था वो संवाद उसकी माँ को सुना देगा। रात भर उसके सामने सिसकती हुई, आंसू पोंछती हुई बड़ी बहुरिया खड़ी दिखाई देती रही। सुबह उठकर संवाद सुनाने के लिए माँ के पास जाता है। माँ पूछती भी है कि बबुआ कुछ कहोगे, कुछ कहना चाहते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं कहना है, आज ही उसे वापस जाना है। तो बूढ़ी माँ कहती है कुछ दिन रहो। तो कहता है कि बड़ी बहुरिया के साथ जब वो छुट्टियों में आएगा तो खूब मेहमानी करेगा और यहाँ पर रहेगा। तो चलते समय बूढ़ी माँ अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा बासमती धान का चिवड़ा एक पोटली में बांधकर उसे देती है और बड़ी बहू के भाई उससे जाते समय राह खर्च की बात पूछते हैं कि जाने के लिए किराया है या नहीं है। तो वो कह देता है कि नहीं भाई जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। स्टेशन पर पहुंचकर जब हरगोविंद देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, तो वो देखता है कि उतने में तो वो बस कटिहार तक का ही टिकट खरीद सकता है। उसे वापस बिहपुर से कटिहार आना था, कटिहार से फिर 20 कोस दूर जलालगढ़ गांव था, वहां आना था। तो कटिहार तक के ही उसके पास पैसे थे। तो वो जो है कटिहार पहुंचता है उन पैसों से और फिर जलालगढ़ जाने के लिए हनुमान जी का नाम लेकर पैदल ही चलना आरंभ कर देता है। और भूख लगने पर वो एक स्थान पर रुककर पानी पीता है। सोचने लगता है कि जो माँ ने अपनी बेटी के लिए सौगात दी है उसे सूंघ कर देखता है। उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। सूंघ कर उसने जान लिया था कि इस पोटली में बड़ी बहुरिया के लिए बासमती धान का चिवड़ा है। लेकिन वो कहता है, मन में सोचता है कि ये सौगात एक माँ ने अपनी बेटी के लिए दी है, इसलिए वो उस बासमती चावल के चिवड़े की पोटली में से कुछ नहीं खा पाता। और इसी तरह वो 18 कोस पैदल चलकर जब हवेली के पास पहुंचता है तो अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उसे अपना गांव ही अनजान लगने लगता है।
उसे लगता है कि ये जलालगढ़ गांव है, या घूम फिर कर वो वापस बड़ी बहुरिया के मायके में ही पहुंच गया है। तो उसके जो है बहुत ही थकान और बहुत ही जो है बेहोशी वाला जो है उसका दिमाग हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। थकान के कारण वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो एक बिछावन पर लेटा हुआ है और देखता है कि बड़ी बहू जो है उसके पाँव के समीप बैठी हुई है और वो बार बार बड़ी बहुरिया के पांव पकड़ता है और उनका संदेश न दे पाने के लिए क्षमा याचना करता है। कहता है कि बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। और वह विनती करता है बड़ी बहुरिया से कि तुम गांव छोड़कर कभी मत जाना, तुम गांव छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आज से मैं तुम्हारा सब काम करूँगा। तो वो स्वयं बड़ी बहू को स्वयं की व गांव की माँ समान बताकर उनकी सेवा करने का निर्णय लेता है। और बड़ी बहू भी गर्म दूध में चिवड़ा मसलती हुई अपने संवाद भेजने पर लज्जित हो रही थी कि मैंने बेशक ही मतलब जो है इसे बेकार ही हरगोविंद को अपने मायके में अपना दुख भरा जो है संवाद देने के लिए भेजा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक नारी का जो अंतर्मन है वो बहुत ही करुणा से भरा हुआ है और भारतीय नारी का यही स्वभाव इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से वो अपने मायके वालों को अपनी स्थिति में कभी भी परेशान करना नहीं चाहती, अपने दुखों से का आभास तक भी होने देना नहीं चाहती। तो इसीलिए बड़ी बहुरिया जो है हरगोविंद के जाने के बाद से ही पछता रही थी कि उसने क्यों ये संवाद हरगोविंद के माध्यम से अपनी माँ के पास भेजा। तो ये कहानी हम विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसकी जो है एक शॉर्ट फिल्म भी आपके पास भेजूंगी, आप देखिएगा और सुनिएगा इस कहानी को। बहुत ही भावपूर्ण कहानी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। धन्यवाद।